In this module, we will talk about fundamental theorem of calculus. ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और यहाँ से हम इसको अपना स्टार्ट करेंगे जो इंटीग्रल्स को यूजिंग रूल्स इवेलुएट कर। आपने डेरिवेटिव्स में देखा था कि हमने डेरिवेटिव्स को अंडरस्टैंड किया, ग्राफिकली भी देखा, फिर उसकी लिमिट वाली डेफिनेशन भी यूज़ की और इवेंचुअली फिर हमने रूल्स और प्रॉपर्टीज़ देखी और फिर हमारे लिए डिफरेंशिएशन सिंपल हो गई। हम सिंपली वो रूल्स अप्लाई करते थे और डिफरेंशिएशन कर लेते थे। प्रोडक्ट रूल था, कोशेंट रूल था, पावर रूल था। इसी तरह ही इंटीग्रेशन में भी अब सिंपल होती जाएगी क्योंकि हम रूल्स और प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। अच्छा, वो रूल्स या जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनमें ये कंट्रीब्यूट करता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, स्पेसिफिकली जब हमने डेफिनेट इंटीग्रल को फाइंड करना। क्योंकि हम एंटी डेरिवेटिव्स को पहले पढ़ चुके हैं कि एंटी डेरिवेटिव जो है वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। और फिर हमने एक काफ़ी मॉड्यूल्स में हमने देखा कि ये डेफिनेट इंटीग्रल क्या है और ये लिमिट का क्या कॉन्सेप्ट है। और अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है, ये इसके दो पार्ट्स आप देखेंगे। पहला पार्ट जो है वो कंबाइन करेगा उस रिवर्स प्रोसेस को, डेरिवेटिव्स और एंटी डेरिवेटिव्स। और दूसरा पार्ट जो है वो उन लिमिट्स को, जो डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स हैं, उनको और एंटी डेरिवेटिव को कंबाइन करेगा। एंड आफ्टर दैट विल बी सॉल्विंग द इंटीग्रेशन क्वेश्चंस जस्ट बाय यूजिंग द रूल्स एंड formulas. So let's begin with the first part of this fundamental theorem of calculus, which is integrals and antiderivatives. So statement and meaning of this fundamental theorem of calculus part 1. Define f of x equals to, ये आपके पास कोई इंटीग्रल है फ्रॉम a to x f of t dt, और उसको हमने क्योंकि उसकी जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन की फ्रॉम कांस्टेंट टू वेरिएबल x है, तो हमारे पास इवेंचुअली जो आंसर आएगा वो सम फंक्शन ऑफ x आएगा। उसको हमने कैपिटल f ऑफ x कह दिया। तो अब यहाँ पे जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 1 है, ये वो कहता है कि जो उसका डेरिवेटिव है वो आपके पास वापस वो फंक्शन आ जाएगा एंड विद द लिमिट्स। अगर यहाँ पे अभी आप एक लम्हे के लिए लिमिट्स को छोड़ दें कि लिमिट्स नहीं है, तो अगर आपके पास जो एफ ऑफ टी है या एफ ऑफ एक्स होता, उसका अगर आपके पास इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपको वापस स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिलता। ये आप एंटी डेरिवेटिव्स में पढ़ चुके हैं। अब क्योंकि यहाँ पे लिमिट भी है तो हमने वो लिमिट भी पुट करनी है। बाकी बात वही है कि जो एंटी डेरिवेटिव है और जो आपके पास डेरिवेटिव्स हैं, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस हैं। तो अगर आपके पास किसी, यहाँ पे अब होगा ये कि अगर आप कोई फंक्शन इंटीग्रल में दिया हुआ है और आपको उसका वापस डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो आपके पास वही फंक्शन जो इंटीग्रैंड में होगा वो वापस आएगा विद यूजिंग द लिमिट्स। तो ये आपके पास जो है वो इसका कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशिएशन अनडज एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन बेसिकली इंटीग्रल है कि वो एरिया इकट्ठा कर रहा है, और जो उसी का अगर आप दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे तो वो उसको अनडज कर देगी, यानी कि उसको रिवर्स कर देगी उस प्रोसेस को, तो आपके पास फंक्शन वापस आ जाएगा। देखिए ऐसे ही है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स है, आपने उसका डेरिवेटिव लें और फिर इंटीग्रल लें तो वो एफ ऑफ एक्स वापस आएगा। या इसी तरह ही आप उसका इंटीग्रल लें और फिर डेरिवेटिव लें तो वो फंक्शन वापस आएगा, क्योंकि जो इंटीग्रल है या एंटी डेरिवेटिव, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव। तो every continuous function f has an antiderivative capital F given by the area so far function। ये जो आपके पास इंटीग्रल है वो उसका एरिया शो करता है कि जहाँ तक उसकी जो लिमिट्स जा रही हैं। तो बेसिक डेरिवेटिव विद वेरिएबल अपर लिमिट, अब इसमें जो पहला हम केस देख रहे हैं वो एक आपके पास बेसिक सा हमने फंक्शन है और जिसमें जो लिमिट्स हैं वो फ्रॉम ए टू सम वेरिएबल है। नीचे वाली जो बॉटम लिमिट है, लोअर लिमिट है, वो कांस्टेंट है और जो अपर लिमिट है वो चेंज हो रही है। तो आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज करें कि जो अब लोअर लिमिट है जो लेफ्ट साइड पे होती है एक्स एक्सिस पे, वो कांस्टेंट है। राइट वाली लिमिट जो है वो ग्रो कर रही। तो आपके पास जो उसका डेरिवेटिव आएगा उस फंक्शन का, वो आपके पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। उसमें हमने वो अपर लिमिट भी पुट कर दी है, तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन भी ग्रो करता रहेगा जैसे जैसे आपका एक्स ग्रो हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। एग्जाम्पल इसकी बड़ी सिंपल सी है। फंक्शन आपके पास 1/t³ + 1 है, उसका इंटीग्रल था फ्रॉम 2 to x। अगर इसी फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेना चाहेंगे तो डेरिवेटिव इसका वापस वो फंक्शन आ जाएगा, लेकिन यूजिंग द लिमिट
कि वो जो आपके पास x है अपर लिमिट वो पुट करेंगे, आपके पास डेरिवेटिव 1/x³ + 1 आ जाएगा। मतलब कोई आपने इसमें सॉल्व नहीं करना क्योंकि एक इंटीग्रल था, उसी का आप फिर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो फंक्शन को वापस आना चाहिए और आपने वो लिमिट भी पुट करनी है। तो इफ द लोअर लिमिट इज एक्स, अब ऐसा केस आ जाए कि जिसमें लोअर लिमिट वेरिएबल हो जाए एक्स हो जाए और अपर लिमिट कांस्टेंट हो जाए, तो वहाँ पे फिर हमारे पास एक नेगेटिव साइन भी आ जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास कॉज ऑफ टी स्क्वेयर्ड है और उसका इंटीग्रल है फ्रॉम एक्स टू 3। तो इसका अगर हमने डेरिवेटिव निकालना है तो ये फंक्शन वापस आएगा कॉज ऑफ टी स्क्वेयर्ड, लेकिन इसमें अब टी की जगह जो है वो एक्स आ जाएगा क्योंकि हम लिमिट पुट कर रहे हैं और ये कांस्टेंट ऊपर है और वेरिएबल नीचे है तो इसलिए ये नेगेटिव में आएगी। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट चेन रूल फॉर अ नॉन लीनियर अपर लिमिट। अब हमारे पास जो अपर लिमिट होगी या इसी तरह ये लोअर लिमिट भी हो सकती है, वो एक्स की बजाय बजाय सम फंक्शन ऑफ एक्स होगा, तो वहाँ पे हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि चेन रूल जब हम डेरिवेटिव में पढ़ रहे थे तो वहाँ भी ऐसे ही था कि अगर एक्स की पावर है तो वो पावर रूल लगता है, लेकिन अगर आपके पास किसी फंक्शन की पावर आ गई है तो वहाँ पे हम चेन रूल लगाते थे। हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते थे और फिर उस फंक्शन को जो भी उसका बेसिक डेरिवेटिव था वो हम उसका कैलकुलेट करते थे और उसके बाद हम उसके जो इनपुट होती थी उसको भी डेरिवेटिव लेते थे। तो वो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं जो आपने डेरिवेटिव्स में चेन रूल पढ़ा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से अप्लाई होगा। तो अब आप देखें कि आपके पास एक इंटीग्रल है और उसकी जो लिमिट है वो अब ए टू एक्स नहीं है, वो ए टू जी ऑफ एक्स है। अब वो आगे कोई और फंक्शन आ गया जी। एक तो आपके पास एफ फंक्शन है, लेकिन अब लिमिट्स में एक नया फंक्शन आ रहा है जी ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे जब आप और डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रल ने एक दूसरे को कैंसिल करना है, लेकिन जो आपके पास एफ ऑफ टी आएगा, पहले तो हम सीधा सीधा उसको एफ ऑफ एक्स लिख देते थे, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे लिमिट जी ऑफ एक्स है तो यहाँ पे हमें चेन रूल लेके आना पड़ेगा। पहले तो आप सीधा-सीधा ही पुट करें एफ ऑफ एक्स की बजाय, क्योंकि अब आपके पास जी ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। लेकिन आपने इसको टाइम लाज़मी करना है, मल्टीप्लाई लाज़मी करना है जी डैश ऑफ एक्स। तो ये आपके पास रूल बनेगा कि अगर आपके पास जो लिमिट है वो एक्स नहीं है, सम फंक्शन ऑफ एक्स है, जैसे एक्स स्क्वेयर्ड है या एक्स क्यूब्ड है एंड सो ऑन। तो एग्ज़ाम्पल जैसे इसमें अब 0 टू लॉग एक्स है। अब यहाँ पे जो ऊपर वाली लिमिट है वो लॉग एक्स है और ई रेज़ टू पावर माइनस टी स्क्वेयर्ड है। इस फंक्शन का अगर आपने डेरिवेटिव लेना है तो ई रेज़ टू पावर माइनस टी स्क्वेयर्ड आपको वापस मिलना है। लेकिन अब लिमिट लगा के मिलेगा, तो लिमिट में अब आप क्या करेंगे कि आप जो है वो क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है, लिमिट लॉग एक्स है, तो आप पहले तो वो लॉग एक्स वहाँ पे पुट करेंगे ई रेज़ टू पावर माइनस टी स्क्वेयर्ड में टी की जगह पे। लेकिन फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे लॉग एक्स के डेरिवेटिव से भी, जो कि 1/x होता है। तो दैट इज़ हाउ वी हैव सीन दैट कि आपके पास अगर चेन रूल बन जाए, यानी कि जो लिमिट है वो x की बजाय सम फंक्शन ऑफ x आ जाए, तो आपने किस तरह से उसको अप्लाई करना है। एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। पहले आपके पास बड़ा सिंपल सा फंक्शन है एक्स स्क्वेयर्ड प्लस 4 स्क्वेयर रूट 0 टू आर। यहाँ पे आपके पास सिंपल सा वेरिएबल है आर, और आप उसको जब आपने उसका डिफरेंशिएट करना है तो आपके पास वही फंक्शन वापस आ जाएगा लेकिन आर के अंदर। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा जो हमारे पास बेसिक एग्जांपल थी चेन रूल से पहले वाली, ये हमने उसको किया है। एक एग्जांपल हम चेन रूल की भी देखते हैं दोबारा। कॉज ऑफ टी है और 1 टू एक्स क्यूब्ड है। तो अब हमने जब फाइंड करना है तो हमने चेन रूल भी निकालना है। अगर आप इसको खुद से सॉल्व करें और फिर आंसर चेक करें तो दैट विल बी गुड। अब क्योंकि कॉस टी है तो अब टी की जगह पहले एक्स क्यूब्ड ने आना है और फिर उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई होगा। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। हमारे पास जो है वो 1 टू, मैंने इसको सपोज कर लिया, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमने यू सपोज कर लिया एक्स क्यूब्ड को, तो आपके पास जो फंक्शन आ गया वो 1 टू यू ऑफ एक्स आ गया, ताकि आप सीधा सीधा जो रूल है उसके साथ कंपेयर कर सकें। रूल ये था चेन रूल, और एफ टी सी वन जो है वो ये है। अब आप इसमें ज़रा वैल्यूज़ पुट करें तो आपके पास एफ डैश ऑफ एक्स आना चाहिए, कॉज ऑफ डेट फंक्शन यू ऑफ एक्स टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ यू एक्स। तो अब आप यहाँ पे जो यू एक्स था वो था आपके पास एक्स क्यूब्ड, उसको पुट कर दें यहाँ पे, और एक्स क्यूब्ड का डेरिवेटिव लें वो 3x स्क्वेयर्ड है। अगले स्टेप में मैंने एक्स क्यूब्ड को पुट किया है, तो अब 3x स्क्वेयर्ड हमने पहले लिख लिया।